अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाजरीन, कुछ रोज कबल आमिना अरूज और उसके साथियों की जानिब से खलीलुर रहमान कमर साहब को अगवा करने के बाद डकैती की वारदात की गई। इस केस के हवाले से हम बात करेंगे SPOCU साउथ आफ्ताब अहमद फुल्लड़वान से और जानेंगे असल हकाइक है क्या। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ आफ्ताब अहमद फुल्लड़वान साहब मौजूद हैं जो कि SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ लाहौर से हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? I'm fine, thank you। अब बेसिकली हम उस केस की तरफ आते हैं जी। केस जो है खलीलुर रहमान कमर साहब का। जी। तो सर उनके केस पे आने से पहले एक छोटा सा सवाल पर्सनली मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे माइंड में आता है वैसे। अब भी जो एक माइंड में मेरे सवाल आया, आपने कहा कि जो वीकनेस है हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि किसी बंदे की वीकनेस क्या है, वहाँ पे जाके उसको पॉइंट करते हैं। अगर मैं खलील साहब के ड्रामाज देखूँ तो उनमें जो है ना वो ऑब्सेशन जो है ना उनकी वुमेन के साथ है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उनका वीक पॉइंट जो है वो खातून है, इस वजह से उन्होंने खातून के टारगेट किया। ड्रामा निगारी एक प्लॉट बन रहा है तो वो बाद में चीज़ें आती हैं ना, तो वीक पॉइंट मैं कह सकती हूँ, आपसे नहीं पूछना चाह रही, खातून हो सकती है उनका वीक पॉइंट? देखिए, एक तो ये जो पॉइंट है मैं इस पे इसलिए राय नहीं दूंगा कि ये उनकी पर्सनल एनालिसिस है जिसका हनी ट्रैप्स वालों का नहीं खलीलुर रहमान कमर साहब का, ये उनका पर्सनल एनालिसिस है। अगर मैं इस पे कमेंट्स दूंगा तो मैं उनका पर्सनल एनालिसिस कर रहा हूँगा कि जो मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उनके पर्सनल एनालिसिस करने का हक सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब को है कि वो अपना पर्सनल एनालिसिस पब्लिकली करें या अपने किसी सर्कल में करें। जहाँ तक वो बात कि उस ट्रैप करने वालों ने उनको टारगेट किया, अच्छा, उनको टारगेट ड्रामे का बहाना बना के किया गया। खातून ने जी। ड्रामे का बहाना बना के किया गया और उसमें 10-15 दिन तक उनकी आपस में गुफ्तगू चलती रही। जब उन्होंने समझा कि अब वो एतमाद में आ गए हैं तो फिर उनको बुलाया गया ड्रामे के रेफरेंस से। और एक फनकार को अगर आप उसकी पसंद की कुछ चीज़ बताएंगे तो उसमें वो चला जाएगा। अब ये अपनी तरफ से गए हैं ड्रामा डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल। आगे से उस बीबी ने, ये बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, तो साथ ही उनकी मुसल्ला टीम दूसरी आ गई। अच्छा। जो बीबी के सारा वो ग्रोह था वो आ गए। उसके बाद उन्होंने उनको महबूस कर लिया और गन पॉइंट पे उनके जरिए उनके ATM से पैसे निकलवाए, फिर उनको उठा के ले गए, फिर घर वालों से तावान मांगते रहे। और जब उन्हें पता चला कि खलीलुर रहमान साहब के पास फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं हैं, जिस पर उन्होंने फिर उनकी जो घड़ी और बाकी चीज़ें और जो ATM के पैसे थे वो लेने के बाद उनको फेंक दिया। मेरी वही बात कि अब उसमें खलीलुर रहमान साहब को अगर ट्रैप करना था तो ड्रामे का बहाना बना के किया जा सकता था, क्योंकि वो ड्रामा राइटर हैं, मुल्की लेवल के ड्रामा बिल्कुल काफ़ी फेमस, तो वो तरीका इस्तेमाल किया गया। ठीक है। सर आप तो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, ऑब्वियसली मैं अपना एनालिसिस रख रही हूँ, हम उनको जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक मामला जो है इस तरह से आ रहा होता है तो फिर हम सारी चीज़ें सामने लेकर आ जाते हैं। उनकी मतलब आप नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ कि उनकी एक ऑब्सेशन जो है विमेन के साथ है, जो उनके डायलॉग्स लगा लें, उनके ड्रामाज लगा लें, तो एक है उनका थोड़ा सा सर, अगर इसको मैं एनालिसिस करूँ। लेकिन वो आपने जो हनी ट्रैप की बात की ना कि वीक पॉइंट देखा जाता है, तो मुझे वो चीज़ क्लिक की कि वो वीक पॉइंट शायद वो खातून थी। ड्रामा तो चलो बेसिक सेकंड थिंग आ जाती है उस पे, चूँकि ड्रामे जो अच्छे ड्रामे मेरे पास तुम हो वगैरह टाइप, एग्जैक्टली, अगर हम उसका एनालिसिस करें, जैसे आपने कहा कि उसमें विमेन ऑब्सेशन का बहुत ज़्यादा आंसर है, अब उसको मैं दूसरी डायमेंशन से भी देखूं। जी ऑब्वियसली। ये भी तो हो सकता है कि वो एक माहिर लिखारी होने के नाते वही टॉपिक पब्लिक में ला रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। ये पब्लिक का भी ऑब्सेशन हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा ड्रामा बना रहे हैं जिसको पजीराई मिल रही है। तो अब ये उनका ज़ाती एप्टीट्यूड होने की बजाय एक लिखारी होने के नाते उनकी रीडिंग भी हो सकती है कि अगर मैं ये लिखूंगा और ये सामने लाऊंगा
تو یہ ڈرامہ بڑا مقبول ہوگا. ایسے ہی ہے. اس ڈائمینشن کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری آڈینس وہ کیا چاہتی ہے, وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے. بالکل اس طرح سے ہی ہے, لکھاری کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا چاہ رہا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بہت اچھے ڈرامہ نگار ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کس بات پر جائے گا. اب ہم کسی ایک چیز کو تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک بندہ ٹھیک ہے ایک بندہ غلط ہے. اگر ہم نیوٹرل ہو کر چلیں تو جس طرح سے انہوں نے ساری بات جو ہے وہ رکھی ہے, تو میں بہت ایک لفظ یوز کر رہی تھی, ڈرامائی انداز میں انہوں نے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ گولی جو سامنے سے آئی میرے بائیں جانب سے ہو کر وہاں سے گزر کر چلی گئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا, تو میں نے کہا مار دوں. مطلب ایک کریکٹر میں تو آبویسلی ہے وہ, کیونکہ وہ ڈرامہ نگار ہے, تو ایسے پاسبلٹی ہے کہ وہ کوئی ٹچ ہوا ہوگا ان کے ساتھ, ٹریپ ہوا ہے. بڑی افسوس سے بات ہے یہ, لیکن کہیں پہ تھوڑا سا ڈرامائی ٹچ آ سکتا ہے یا آیا ہوگا. دیکھیں, چونکہ ہم تفتیش اس میں کر چکے ہیں, خلیل الرحمان قمر صاحب کو اس خاتون نے, آمنہ عروج نے ڈرامہ بنانے کا جھانسا دے کے بلایا رات کے 4 بجے. جی پچھلی رات 4 بجے بلایا. اچھا, وہاں پہ وہ مسلح لوگ بھی آئے, اٹھا کے بھی لے گئے, اے ٹی ایم سے پیسے بھی نکلوانا ثابت ہے, ان کا جو بلانگنگس تھیں ان کی وہ چھیننا بھی ثابت ہے, تشدد کا نشانہ بنانا سب ثابت ہے. نشانات ان کے جسم پہ کہیں پہ ملے ہیں انہیں, جیسے تشدد کرنا. ظاہر جب ان کے یہ حراست میں تھے تو وہ کافی زیادہ لوگ تھے, اور یہ ایک پڑھے لکھے دانشور ٹائپ شخصیت ہیں, تو ظاہر یہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے بعد ان کو پھینک دیا گیا. ان کے جسم پہ تشدد کے, جیسے انہوں نے بولا مجھ پہ ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا, ایسے کوئی مارکس وغیرہ ہے؟ اس قسم کا کوئی میڈیکل نہیں کروایا گیا. اچھا. تو اس کے بعد ان کو پھینک کر وہ چلے گئے, جس کے بعد بڑی مشکل سے وہ واپس پہنچے. سو یہاں پہ جو انہوں نے نریٹ کیا ہے ایف آئی آر میں, ہماری تفتیش میں ان کا موقف درست پایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر میں اب آپ سے جو دو میرے سوال ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, کہ کیا ان کو رات کے 4 بجے اس طرح سے اکیلے جانا چاہیے تھا؟ اگر کوئی لڑکی ڈرامہ کے لیے کال کر رہی ہے تو میٹنگ کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ پر بلا سکتے تھے, ٹیم کی نگرانی میں بلا سکتے تھے, ایسے پاسبلٹی بھی تو بن سکتی تھی. پاکستانی قانون کے تحت یا کسی بھی مہذب ملک کے قانون کے تحت کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملنے دن کے اس وقت جا سکتے ہیں اور رات کے اس وقت نہیں جا سکتے. یہ ان کا قانونی رائٹ تھا. اچھا. اب وہ اس سے ملنے گئے ہیں تو یہ اس امپریشن میں ملنے گئے ہیں کہ میں ایک آرٹسٹ سے یا ایک ممکنہ آرٹسٹ سے ملنے جا رہا ہوں. ایک سینئر ڈرامہ رائٹر خاتون کہہ رہی ہے کہ میں ڈرامہ آرٹسٹ ہوں یا میں ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہوں, تو جبکہ 10-15 دن میں ایک واقفیت کا عنصر بھی آ چکا ہے, تو کوئی ایسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی کہ وہ اس سے ملنے چلے گئے. اور پھر وہاں پہ وہ گھر میں اکیلی نہیں ہے, اس کی بہن بھی وہاں پہ تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ وہ اکیلی ہے اس ٹائم گھر میں. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ ان کا علم اپنی جگہ پہ ہے. ایون بالکل بھی اکیلی ہو تو اگر کوئی اس سے ملنے جاتا ہے, اگر ہم ایسا کو بتا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون کو ملنے جائے جو کہ اس کا امپریشن یہ ہو کہ وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہے, تو کیا پھر اسے گن مین لے کے جانا چاہیے یا پولیس کو بتا کے جانا چاہیے؟ میرے پاس یہاں پہ نا آپ کی بات سے اختلاف بھی ہے, ایک پوائنٹ بھی ہے میرے پاس. آپ کو یاد ہوگا کہ موٹر وے کا ایک ریپ کیس کا انسیڈنٹ ہوا تھا, وہاں پہ کسی پولیس افسر نے کہا تھا کہ رات کو اس رستے سے کیوں گزر رہی ہو آپ, مطلب وہ بھی رات کو ہی گزر رہی تھی نا اس رستے سے, تو اس کے پاس تو کچھ گن وغیرہ بھی نہیں تھی, پسٹل بھی نہیں تھی. سن لیجیے, وہ پولیس افسر نے جو بات کی تھی وہ غلط بات ہے, اور اسی بات کو ہی میں کنٹراڈکٹ کر رہا ہوں کہ ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ موو کریں یا آپ موو نہ کریں. اس پولیس افسر نے اس خاتون پہ پابندی لگانے کی بات کی کہ رات کو آپ ٹریول کیوں کر رہی ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا, اس خاتون کا وہ لیگل رائٹ تھا, اس کی حفاظت کرنا ہماری ڈیوٹی تھی. اگر وہ رات کو کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں سفر کرنا چاہتی ہے وہ بالکل سفر کرے, اور یہی بات میں اپلائی خلیل الرحمان قمر صاحب پہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ رات کے جس وقت چاہیں, لائک کامن سٹیزن آف پاکستان, وہ جس سے چاہیں ملنے جائیں. اور وہ ملنے کے لیے کچے کے جنگلات میں نہیں جا رہے, وہ شہر کے اندر جا رہے ہیں. تو اس میں مجھے کوئی
ताज़ीरात पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती। आपने बताया कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, आप किसी से भी किसी वक्त भी मिलने जा सकते हैं। खलीलुर रहमान साहब जिनका राइटर बहुत अच्छे हैं, तो राइटर की जो है ना एक रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको सीन जो है वो क्रिएट करना होते हैं जी। तो क्रिएट इमेजिनेशन में ही होते हैं ना। जी, तो दुरुस्त है। कोई या तो अच्छे की इमेजिनेशन रख के वो गए होंगे या तो बुरे की इमेजिनेशन रख के गए होंगे। अगर उनको पता हो कि उनकी जान पहचान हो गई है, या तो ड्रामा बहुत अच्छा मिल जाएगा या तो मैं फंस जाऊंगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको जाना नहीं चाहिए था, किसी बात की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने, लेकिन एक एथिकली अगर आप देखें, रात को 4 बजे अगर आपको कोई लड़की बुला रही है और आप इतने बड़े ड्रामा निगार हैं, और अगर मैं आपकी, चलो मैं एज को भी अगर स्पेसिफाई ना करूं तो मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं तो कहूँगी सुबह आकर मेरे दफ्तर मिले ना मैडम, आप सुबह आए हमारे दफ्तर मिले, हम बैठकर बात करते हैं, ये चीज़ें इस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। हम तो उनके भले के लिए कह रहे हैं कि आइंदा उस तरह से हनी ट्रैप ना हो, क्योंकि उस बंदे की तो इंतहाई जो है ना स्ट्रॉन्ग रिसर्च है। किसी के बुलाने पे शहर के अंदर जाना या ना जाना ये एक सब्जेक्टिव फैसला है, आपके अंदर का फैसला है, कानून पाबंदी नहीं लगा रहा। अब फर्ज करें वो नेक निजती में चले गए हैं, बिल्कुल, आगे जाके वो हनी ट्रैप हो गए, बिल्कुल, लोगों ने उनको घेर लिया और उसके बाद उनको लूट लिया, जी, तो उनकी हिफाजत के लिए और उन जैसे दूसरे तमाम कानून पसंद शहरियों की हिफाजत के लिए लाहौर पुलिस जाग रही है। और लाहौर पुलिस ने उस पर मुकम्मल तौर पे रिएक्ट किया, उस तमाम गैंग को गिरफ्तार किया, उनसे असला बरामद किया, उनसे लूटा हुआ माल बरामद किया। और हम खलीलुर रहमान कमर और तमाम दानिशवर लिखारियों को और तमाम शहरियों को ये यकीन दिलाते हैं कि आप पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, आप कानून के अंदर जब चाहें जिस वक्त चाहें मूव करें। अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आता है तो लाहौर पुलिस आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी और आपके हकूक़ को लूटने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेगी। लाहौर पुलिस को भी अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से वो हमारे लिए, ज़ाहिर बात है, हमारी हिफाजत के लिए काम कर रही है। मुझे जस्ट जनरली मुझे हाँ या ना में ना एक जवाब दीजिए और न्यूट्रल होकर जवाब दीजिएगा, प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी आपसे न्यूट्रल ही होकर कर रही हूँ कि खलील साहब को इस तरह से 10-15 दिन की आशनाई के बाद, उनसे सिर्फ गुफ्तगू के बाद जाना चाहिए था 4 बजे। चेयर को साइड पे कर दीजिए, न्यूट्रल होकर अगर आप किसी को मशवरा दें, समझे खलील साहब दोस्त हैं आपके, और वो आप कह रहे हैं कि मैं 4 बजे चला गया था और 10-12 दिन की मेरी मुलाकात थी, जाना चाहिए था एक हाँ या ना में वैसे ही आपके दोस्त हैं, चला गया, खाली हाँ या ना में मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, बिकॉज ये पाकिस्तान के आइन के तहत दी गई उनकी पर्सनल लिबर्टी है। आइन को भी रहने दे सर, वैसे ही जनरल हम लाहौर में रह रहे हैं, हमें लाहौर के हालात का पता है, हमें दुनिया का पता है क्या चल रहा है, कोई किसी का सगा नहीं है, ऑब्वियसली इतनी जल्दी हम ट्रस्टवर्दी नहीं कर सकते, फिर जाना चाहिए था। देखिए मैं दादी अम्मा बन के कैसे कह दूं कि नहीं जाना चाहिए था जबकि ये उनका पर्सनल राइट है, तो उनके पर्सनल राइट को मैं अपनी ओपिनियन के तहत कन्फिस्केट नहीं कर सकता। यस, जा सकते थे, ये तो वो भी कहते हैं कि मैं जा सकता था, मेरा राइट है जाना, इस तरह से जो भी है वो कह सकते थे, बिकॉज वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे, वो एक दानिशवर मुल्क के नॉन लिखारी हैं और उन्होंने अपने उस कानूनी राइट को इस्तेमाल किया, वो गए, ये उनका फैसला था। अगर उनके साथ आगे मिसहैप हुआ है तो दूसरी पार्टी ने जुर्म किया है और उस जुर्म के हवाले से आप देखें सारे इस वक्त कोट लखपत जेल में बंद है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की बात है, जो सपाट हर चीज़ों को साइड पे रखते हुए जिस तरह से आपने फौरन एक्शन लिए हैं और जिस तरह से आपने सपोर्ट किया उनको, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का जो सरमाया इस टाइम सेफ हालत में है और आइंदा के लिए भी, दूसरों के लिए भी एक नसीहत भी है। और जिस तरह से आपने काम किया तो मे भी वो मतलब हिफाजत भी फील करेंगे कि हम लाहौर पुलिस के उस तरह से अंडर में, वो हिफाजत फील करेंगे, बल्कि IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी, तमाम हमारे शहरी वो अपने आप को महफूज फील करें और हम इन मुल्ज़मान को दूसरों के लिए इबरत बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह ही होना चाहिए। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक बात, मतलब आपसे नहीं इसका कोई कंसर्न होगा, लेकिन मैं एक बात कोट करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि उनका राइट है, अगर हम आइन के तहत देखें, एक बंदे का पर्सनली देखें तो हर एक बंदे का राइट है, जो चाहे वो कर सकता है, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है, उसको मेक श्योर करना कि हाँ ये इसका राइट है एज एन पाकिस्तानी सिटीजन
یا ایسے میں کروں. تو خلیل صاحب نے بھی ایسے ہی انہوں نے کہا کہ میں جب مرضی جاؤں نا, دن میں جاؤں یا رات میں. ٹھیک ہے. تو میں ویسے کہنا چاہوں گی تو پھر جو فیمنزم اگر کوئی چیز کوڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, تو پھر اس پہ خلیل صاحب مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کے بعد نا اپنے ریمارکس جو ہے نا اتنے اسٹرانگ نہ رکھیں, تھوڑا سا سافٹ اس کی طرف آئیں, کیونکہ پھر فیمنزم کی بھی مرضی ہے, وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتی ہیں, پھر ان پہ بھی پابندی لگانا نا پھر میرا خیال ہے اس کو تھوڑا کم کرنا چاہیے ان کو. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور آپ کے سوال کے اس حصے سے میں مکمل طور پہ متفق ہوں. پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین جو حقوق مرد کو دے رہا ہے وہ سارے حقوق خاتون کو دے رہا ہے. آبویسلی پاکستان کی جو بیٹی ہے اس کی آزادی سے نقل و حرکت, اس کے آزادی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے, 24 گھنٹے میں اس کی آزادی سے کسی جگہ جانے کا جو حق ہے وہ آپ کسی قانون, کسی ذریعے سے, کسی نظریے سے نہیں چھین سکتے. میں یہ حقوق کی بات صرف تمام باقی خواتین کے لیے نہیں دے رہا, میں سب سے پہلے میں اپنے بیٹی کو یہ حق دیتا ہوں, میں اپنی بہن کو یہ حق دیتا ہوں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یس, اور صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, اب وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اپنی موومنٹ کے حوالے سے اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو سیم پیج پہ رکھیے, تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایشو, کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے گھر والے فوری طور پہ ریئیکٹ کر سکیں, پولیس کو اطلاع دے سکیں. یہ ایک صرف میں ایڈ کروں گا, جیسے اگر میری بیٹی بہت اچھی بات کسی جگہ جا رہی ہے تو مجھے بتا کے جائے گی کہ بابا میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں, اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں اس کا رائٹ چھین رہا ہوں, اس لیے بتا رہی ہے تاکہ میرے علم میں ہو, اس کی موومنٹ کے حوالے سے اس کو کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ ہو تو گھر والوں پینک نہ ہوں, وہ اسی وقت فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی پہنچے نہیں ہیں تو پلیز یہ بتا سکیں. تو یہ ایک فیملی کا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے, یہ پابندی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ چیزیں ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم اس کو بھی فیمنزم نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے. اور یہی چیز میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ جائے گا تو صرف گھر والوں کو علم میں ہو کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ فیملی اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے کنسرنڈ ہے. ہم پولیس میں ہمارا تھانے دار جب کسی جگہ جاتا ہے تو وہ بھی ایس ایچ او کو بتا کے جاتا ہے, ہمارا ایس ایچ او جاتا ہے تو اپنے ڈی ایس پی کو بتا کے جاتا ہے. میں نے جانا ہے تو میں نے اپنے سینئرز کو بتا کے جانا ہے کہ سر میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری پابندی لگ رہی ہے, وہ اس لیے کہ میں ایک ڈسپلن فورس کا بندہ ہوں, تو میری سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے میرے پوری چین آف کمانڈ کو علم ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. آتے ہیں آمنہ عروج پہ, تو مجھے بتائیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ پہلے بھی اس طرح سے ٹریپس میں ملوث رہی ہیں, گروہ ہے ان کا, کیا سین ہے یہ؟ آمنہ عروج کا پروفائل ہم نے چیک کیا ہے. یہ حافظ آباد کی ایک شریف فیملی, لوور مڈل کلاس کی فرد ہے, پڑھی لکھی ہے اور مختلف پراپرٹی کی ایجنسیوں میں کام کرتی ہے, ساتھ ماڈلنگ بھی کرتی ہے. تو حسن شاہ جو مین ملزم ہے, اس کی کمپنی کی وجہ سے یہ اس کام میں انوالو ہو گئی, اور انوالو ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ وہ مجرمانہ جو پلان تھا اس کو بنایا, اور بنانے کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن. یہ فرسٹ ٹریپ تھا ان کا؟ اب تک کی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس میں آمنہ عروج کا سابقہ کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ نہیں آیا. تو یہ اس کا فرسٹ ٹریپ ہے؟ جی یہ اس کا ہے, لیکن جو باقی لوگ ہیں ان پر کرمنل چارجز ہیں پہلے بھی. سر کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں آپ کی تحقیقات کے مطابق؟ 12 لوگ گرفتار ہیں. کتنے خواتین اور کتنے اس میں مرد شامل ہیں؟ اس میں 3 خواتین ہیں, باقی مرد ہیں. حسن شاہ کی گرفتاری بقایا ہے جس میں ہم اس پر مسلسل ریڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد حسن شاہ گرفتار ہو کے قانون کے شکنجے میں ہوگا. سر کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف شہروں سے ان کو برآمد کیا گیا ہے, صرف لاہور سے نہیں, مطلب ڈفرینٹ ان کے شہروں سے تعلق تھا.
मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया, जहाँ जहाँ पे भी हमें इतला मिली हमने उनको गिरफ्तार किया है। ज़्यादातर जो मुलज़मान है वो ननकाना से बिलोंग करते हैं। ननकाना साहब जी, ठीक। हसन शाह भी ननकाना से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है सर, आमिना अरूज का तो हमें पता चल गया, तो बाकी जो 2 ख़वातीन हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? जी, एक आमिना अरूज की बहन है और एक हसन शाह जो तीसरी है वो हसन शाह की दोस्त है। वो हसन शाह की दोस्त है। इन दोनों के नाम नहीं अभी तक सामने आए हैं? चूँकि एक हमें पॉलिसी दी गई है तो उसमें चूँकि आमना अरूज तो FIR में नामजद है तो इसलिए नाम दे रहे हैं। बाकी आला अदालतों की पॉलिसी के तहत हम मीडिया पे इस तरह नाम नहीं इजहार कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे एक और बात पूछनी है आपसे कि आपकी तो खलील साहब से गुफ्तगू हुई होगी, तो जिस नाम से उन्होंने रब्ता किया आमिना अरूज के नेम से ही, तो उसका असल नेम भी आमिना अरूज ही है कि उसको ही मंजर आम पे रहने दिया इस नाम को? जी, आमिना अरूज ही है। असल नाम उसका आमिना अरूज ही है। ठीक हो सर, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में और कोई बात जो आपको लगता हो कि आपको ऑडियंस को बताने की ज़रूरत है? इसमें मेरी यही गुजारिश है कि जनरल पब्लिक से, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, अगर कोई उनको हनी ट्रैप कर ले या उनको अपने इस तरह ब्लैकमेलिंग में ब्लैकमेल कर रहा हो, तस्वीरों की बुनियाद पे, ऑडियो की बुनियाद पे, वीडियो की बुनियाद पे, बिल्कुल ना घबराइए। ब्लैकमेलर वो खून पीने वाली बला है जो आपके खून के आखिरी कतरे तक आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। फौरी तौर पे इस मामले की बाबत FIA को इतला दें। अगर वो इशू आपका वीडियो से मुतल्लिक है या क्राइम से, इस किस्म के क्राइम से मुतल्लिक है, साइबर क्राइम से मुतल्लिक है, या मुकामी पुलिस को इतला दें, CIA को इतला दें, हम आपकी उस वीडियो की, उस ऑडियो की मुकम्मल तौर पे सिक्रेसी रखेंगे और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बोलिए, अब घबराइए नहीं, अब बोलना पड़ेगा, अब सब लोगों को सामने आना पड़ेगा और इस घिनौने धंधे को अब हमने पब्लिक और पुलिस के ताउन से रोकना है। सर, आप जैसे अफसरों की ना हमें लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएटेड। पर्सनली मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। जिस तरह से हम आपके बारे में सुन रहे हैं, तो आपसे मिलकर या आपके काम को देखकर भी इस तरह से लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप मुझे बताएंगे कि अभी जो खलील साहब का जो केस है, ये बहुत बड़ा केस है एक तरह से देखा जाए, और आपने बहुत हद तक इससे कोप अप भी कर लिया है, तो इस तरह से और भी बड़े केसेस अब तक आपकी लाइफ टाइम में कोई सामने आए हैं? आपने अभी बात की, इससे पहले भी कई केसेस हनी ट्रैप के हवाले से हो चुके हैं। और एक केस ऐसा हुआ था कि एक खातून ने लाहौर की एक बिज़नेस फैमिली, बड़ी मशहूर बिज़नेस फैमिली है, उसके सरबराह को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिस पर उन साहब ने अपने कारिंदों के ज़रिए उस बीबी को अगवा करवाया, उसके बाद मर्डर करवाया और उसके लाश के टुकड़े शहर के मुख्तलिफ जगहों पर फेंकवा दिए। वो केस भी CIA ने ट्रेस किया था। उसमें लाश के टुकड़ों में उसके जो बीबी के हाथ थे, उसके फिंगरप्रिंट से नादरा के जरिए आइडेंटिफिकेशन करवाई गई। जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो उसको फिर बैक ट्रैक किया गया, कहाँ रहती थी, किससे बात करती थी, टेलीफोन। तो पुलिस बहुत जल्द असल मास्टरमाइंड तक पहुंच गई और इतना मजबूत केस बना था कि मास्टरमाइंड को फांसी नज़र आ रही थी, जिस पर उसने फिर फौरी तौर पे मकतूला के वारसों से रब्ता करके उसे भारी रकम दियत के वज़ियत जिस तरह भी दे के उस केस से जान छुड़वाई थी। तो इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ट्रैप करने वाले ही विनर हों। बाज़ औक़ात ट्रैप करने वाला मर्डर हो सकता है, दूसरा बंदा खौफज़दा होके उसके मुतालबे पूरा करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकता है और उसको खुद नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये वो खेल है जिसमें खेलने वाला भी खतरे में है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर पुलिस के आहनी हाथों से नहीं बच सकेगा। तो मैं यहाँ पे ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसे लोग जो ऐसा प्लान सोच रहे हैं या ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आमना अरूज और इस किस्म के लोगों के अंजाम से खौफ खाएं। आप खल्के खुदा को अगर परेशान करेंगे तो
पुलिस आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी. वी विल नॉट स्पेयर यू एंड वी विल पुट यू बिहाइंड द बार एंड वी विल इंश्योर योर कन्विक्शन. हम आपको सजाया भी करवाएंगे अगर ऐसे ज़हन के लोग मौजूद हैं तो. सर, आपके इस जवाब से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे कि खलील रहमान साहब के साथ एक हनी ट्रैप हुआ है, तो उनका पर्पस सिर्फ उनको इस तरह से ट्रैप करना था या कुछ और भी पर्पस था? उनको नुकसान पहुंचा सकते थे? अगर ये कामयाब रहता तो उनको अगवा कितनी देर तक रख सकते थे, किसी और जगह ले जा सकते थे? इस सारे मामले में मैं आपको एक गुजारिश करूं कि खलीलुर रहमान कमर साहब की जान खतरे में थी. अच्छा, लिटरली खतरे? बिल्कुल, उनकी जान खतरे में थी. वो अल्लाह ताला की रहमत से महफूज रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनको ज़्यादा देर अपने पास मुल्ज़मान रखते तो मुल्ज़मान अपनी शनाख्त बचाने के लिए भी कर सकते थे, उनकी जान के दरपे हो सकते थे. तो पुलिस का फौरी रिएक्शन और उसके बाद जो मैं समझता हूँ उन्होंने पुलिस को इतला दे के एक अच्छी रवायत कायम की. बिल्कुल ऐसे ही है. बजाय कि वो घुटे घुटे रहते और फिर उनके ब्लैक मेलिंग करने वालों के मुतालबात मानते, उसकी बजाय उन्होंने पुलिस को इतला दी और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस फौरी तौर पे शुरू हो गया. तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सारे मामले में खलीलुर रहमान कमर साहब की जान खतरे में थी. एक्सीडेंटली फायर हो सकता था, अच्छा कुछ भी हो सकता था, उनकी वो तशद्दुद के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता था, जब उनको फेंका गया तो उस वक्त उनको हो सकता था. सो वो अल्लाह ताला की रहमत से महफूज रहे हैं. यहाँ पे ना एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगी, जो भी आजकल सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इन है, अगर कोई चीज़ आकर कोई कमिट कर रहा है कि हाँ मेरे से ये चीज़ हो चुकी है, वो फेस कर रहा है, तो उसको ट्रोलिंग करने की बजाय ना मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए. हर एक का करैक्टर उसके साथ होता है, उसने क्या फेल किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, लेकिन अगर वो सामने आ रहा है, दूसरों के लिए कुछ बार सेट कर रहा है कि हाँ मेरे से कोई गलती हो गई है, तो मैं एक ऐसा कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ऐसा स्टैंड ले रहा हूँ ताकि अगर तुम लोगों के साथ हो, तुम लोग ऐसे ना करो, तो उसके बजाय उसको ट्रोलिंग करने के, उसके पर्सनल जाने के, हर चीज़ को साथ में लेके आने के, एक ऑब्वियसली एक पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है, हमें पॉइंट आउट करना हमारा हक है, लेकिन इतना पर्सनल जाकर उनकी चीज़ों को लेकर आना आई थिंक सो ये गलत है, क्योंकि एक उन्होंने मिसाल सेट की है ना आप सामने आकर. यस, मैं आपके इस मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए. एग्जैक्टली, इट इज़ कॉल्ड विक्टिम ब्लेमिंग. और मैं ये बता दूँ, जो खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ हुआ है वो हमारे मुआशरे के किसी भी फर्द, किसी भी मर्द, किसी भी औरत के साथ किसी भी वक्त हो सकता है. तो हमें इस वक्त उनके साथ पूरा स्टैंड लेना चाहिए और हमें उनकी इस बहादुरी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बुज़दिलों की तरह छुपने की बजाय पुलिस को इतला दी और पुलिस को इतला देने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ बयान किया. उनके पर्सनल ख्यालात अपनी जगह पे, आप उनके ख्यालात से मुत्फिक नहीं हो सकते, आपका राइट है, लेकिन जो उनके साथ ज़्यादती हुई उसमें एज मुआशरा हमें उनका साथ देना चाहिए. खलील साहब की ऐसे कोई नाज़ेबा वीडियोज़ या ऐसे कुछ है या फिर सिर्फ ये यूट्यूब वगैरह पे ऐसे सिर्फ बात है? मेरा ख्याल है कि ये अफसाना एक तराश लिया गया है उस ख्याली तस्वीर में रंग भरने के लिए. ऐसा कोई सीन नहीं हुआ वहाँ पे? हमारी तफ्तीश में अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई. सर, आप कह रहे हैं इस तरह से कोई चीज़ सामने नहीं आई है, तो कुछ चैट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, या जाहिर बात है या तो वो खलील साहब ने की होंगी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अगर दोनों नहीं है तो क्या वो फेक है? देखिए, चैट तो किसी भी बंदे की किसी भी वक्त बनाना, आप IT के एक स्टूडेंट को भी कहेंगे तो वो भी बना के दे देगा, तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है. और अभी आप वीडियो मतलब वो फेक है ऑब्वियसली. मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जाली वीडियो बनाना हमारे IT के एक्सपर्ट्स हैं, वो मूविंग तस्वीर के ऊपर चेहरा बदल देते हैं, जिसे डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो वो दूसरा बंदा जो खुद देखता है उसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं कि क्या ये मैं हूँ, हालांकि वो नहीं है. तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर कोई IT का एक्सपर्ट ऐसा काम करता है तो वो भी कानून के दायरे में आ जाएगा. क्या खलील साहब को FIA के पास भी जाना चाहिए? देखिए, जो उनके हवाले से सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई जा रही हैं या उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, एक मवाद है बाकायदा, तो उसके हवाले से ये उनका इनहेरेंट राइट है कि वो साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA को दरख्वास्त दे के अमूमी तौर पे या किसी ख़ास बंदे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं. ये उनका हक है, वो जिस वक्त चाहे वो हक इस्तेमाल कर सकते हैं.
یہ FIR ان ملزمان کے خلاف ہے. اگر کوئی سائبر کے حوالے سے کارروائی کرتا ہے تو ان کے خلاف علیحدہ کارروائی کرنے کا خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس حق محفوظ ہے. بالکل ان کے پاس رائٹ ہے. تو آپ میں سے کسی نے ان کو سجیسٹ کیا ہے اس بارے میں, FIA کے بارے میں؟ زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے کہ بغیر پوچھے کبھی نصیحت نہ کریں. uncalled for advice. تو وہ چونکہ ایک باشعور شہری ہیں اور اس حق کا تمام کو علم ہے, اور اگر اس حوالے سے وہ پولیس کے پاس آتے ہیں یا FIA کے پاس جاتے ہیں تو دونوں محکمے ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. سر خلیل صاحب جو ہے آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوتی رہی ہے, تو آپ دیکھتے ہوں گے پرسنالٹی ان کی, ایک ان کا روب ہے, دبدبہ ہے ان کا. تو کچھ اس واقعے کے بعد ان کی شخصیت میں کوئی چینج آیا ہو, کوئی ڈپریشن ہوا ہو, ڈپریس رہے ہوں, یا ان کے آپ کے بیہیویئر, ان کی ایٹیٹیوڈ میں ایسی کوئی بات لگی ہو آپ کو؟ خلیل الرحمان قمر صاحب ایک اپنی رائے کے اظہار کے حوالے سے ہمیشہ دبنگ طریقے سے اظہار کرتے رہے ہیں. اب وہ کوئی ان کی رائے کو پسند کرے نہ کرے اس سے قطع نظر بالکل اپنی رائے کے اظہار کے حوالے سے وہ ہمیشہ خبروں کا موضوع رہے ہیں. اور ابھی جو ان کا ہے وہ اسی طرح ہائی مورائل میں ہیں, اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ پریس کانفرنس میں DIG صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پورا اپنا میڈیا کو موقف دیا ہے, میڈیا کے تلخ اور تند سوالوں کا بھی جواب دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہیں دکھ ضرور ہوا ہے, جو کسی بھی ایک ریزنیبل آدمی کو دکھ ہوگا, لیکن وہ کسی لحاظ سے بھی مجھے ڈپریشن کا شکار نظر نہیں آئے. کیا یہ بات درست ہے کہ ان کو ڈاکٹرز نے دن میں جانے سے منع کیا ہے؟ اس میں چونکہ میں نہ تو ڈاکٹر ہوں اور نہ اس آپ کے پاس پورا کیس پروفائل میں آپ کے پاس آیا ہوا ہے نا, وہ میری تفتیش کا حصہ نہیں ہے اس کا, چونکہ وہ ایک خود انہوں نے اظہار کیا اور وہ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں, تو ایک پولیس افسر کے طور پہ ان کے انتہائی پرسنل میٹر پہ میں کمنٹ کروں گا تو میرا محکمانہ مینڈیٹ نہیں ہے. اس وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ہنی ٹریپ بہت زیادہ ان ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کی زد میں بھی آ رہے ہیں, تو آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ بیسکلی ہنی ٹریپ ہے کیا؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے سر. دیکھیے, ہنی ٹریپ وہ ٹیکنیک ہے جس میں کسی خاتون کی آواز کو یا کسی خاتون کو استعمال کر کے کسی بندے کو جھانسے میں لایا جاتا ہے. جھانسے میں لا کے یا تو اس کو اغوا کر لیا جائے گا, یا اس کو حبس بجا میں رکھ لیا جائے گا, یا اس کی ویڈیوز آڈیوز بنا کے اس کو بلیک میل کر کے اس سے مالی مفادات حاصل کیے جائیں گے. یا اگر کسی سرکاری افسر کو یا ملٹری افسر کو اگر ہنی ٹریپ کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا ہے تو پھر اس سے قومی راز, ملکی راز, سرکاری معلومات بھی حاصل کی جاتی ہیں. اس سے پہلے ریکی اس بندے کو ٹریس کرنا obviously یہ ضروری ہوتا ہوگا. آف کورس پہلے ٹارگٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے. اگر جب ہم ان کو انٹرویو کرتے ہیں نا ہنی ٹریپ کرنے والے ملزمان کو, تو سب سے پہلے ٹارگٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے, اور ہنی ٹریپ کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹارگٹ سے ہم نے کیا لینا ہے. ہم نے پیسہ اس سے بٹورنا ہے یا اس سے کوئی معلومات لینی ہے, یا ہم نے اس کو پھر بلیک میل کرتے رہنا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی کہا مجھے کہ جب کسی بھی کال, جو بھی خاتون ہے اس کی کال کی وجہ سے اس کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے ہمیں, تو یہ کسی میل کال یا پھر جس میں خاتون شامل نہ ہو, تو میل ہی کسی میل بندے کو یا خاتون کو ایسے کر کے ہنی ٹریپ کر سکتے ہیں؟ میں اس میں وضاحت کر دوں, ابھی کچھ ایسے ایپلیکیشنز ہیں, ایسی ایپس ہیں کہ آپ اگر وائس چینجر, وائس چینجر, تو اس میں مرد بول رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ سمجھتا ہے کہ کوئی حسینہ بول رہی ہے, لیکن وہ حسینہ مونچھوں والی حسینہ ہوتی ہے جو وائس چینجر کے ذریعے ٹریپ کر رہی ہوتی ہے. ہم جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی. موسٹ آف دا کیسز میں جو فیمیل کا آنسر وہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ ریورس آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی میل بھی کسی خاتون کو یا کسی لڑکی کو بلیک میل کر سکتا ہے اور اس کو ٹریپ کر کے اس کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اپوزٹ جینڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں مرد اور عورت کی میں تخصیص نہیں کروں گا, لیکن چونکہ موسٹلی عورت کو استعمال کیا جاتا ہے
सो इस वजह से हनी ट्रैप का मतलब यही लिया जाता है कि किसी खातून या लड़की के ज़रिए किसी बंदे को फंसा जाए। हनी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें ऑब्वियसली कि हनी ट्रैप है, बड़ा खूबसूरत एक तरह से ट्रैप इसको समझा जा वो इस सकता है। तरह जैसे हनी ट्रैप का मतलब ये कि अगर प्लेट में शहद पड़ा है तो जो मक्खियाँ आती हैं उस पर बैठती हैं, जो मक्खी बैठ जाती है वो फिर उड़ नहीं सकती है, वो वहीं पे स्टक हो जाती है, तो उसको हनी ट्रैप के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मुझे बताइए सर, हनी ट्रैप और फ्रॉड इन दोनों में कोई डिफरेंस है या न्यू वर्ड जो है हम इसे कह सकते हैं? जो आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ। हनी ट्रैप बुनियादी तौर पे फ्रॉड के जरिए किया जाता है। अच्छा, हर हनी ट्रैप में फ्रॉड का आंसर होता है, जबकि हर फ्रॉड हनी ट्रैप नहीं होता। ठीक है, फर्ज करें कि बंदा किसी को जाली चेक दे रहा है तो वो फ्रॉड है, लेकिन उसका हनी ट्रैप से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हनी ट्रैप जो है उसमें धोखा दिया जाता है, एक बीबी आवाज़ दे के टेलीफोन पे बात करके उसको कहती है कि आप मुझे बड़े पसंद हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो ना वो उसे पसंद है ना वो मिलना चाहती है। बेसिकली तो वो उसको घेर घार के उस जगह पे ले जाना चाहती है जहाँ पे उससे अपने मकासद हासिल किए जा सकें। तो फ्रॉड की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं हनी ट्रैप करने के लिए। हनी ट्रैप करने के लिए फ्रॉड की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और हर फ्रॉड जो है वो हनी ट्रैप नहीं होता। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि हर फ्रॉड जो है वो हनी ट्रैप नहीं होता। जब भी हम हनी ट्रैप जो कोई भी कर रहा होता है उसमें हम लफ्जी ज़बान वॉइस यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम उससे चिट चैट कर रहे होते हैं उस तरह से, तो जब हम उसमें मुलाकात करते हैं तो उसमें वायलेंस जो है वो मेनली उसमें एंटर होता है। हाँ, हनी ट्रैप की एक किस्म ऐसी भी है जिसमें बड़ा ख़तरनाक किस्म का वायलेंस आ जाता है। अच्छा, ये जो सिंध के इलाके में कच्चे के इलाके के डाकू ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टेक्निक मैं तमाम स्पेशली नौजवानों को बताना चाहता हूँ। उसमें टेलीफोन कॉल एक आएगी किसी भी नौजवान को या किसी भी बंदे को, जिसमें लड़की उसको रॉन्ग नंबर समझ के कॉल करेगी, जी मकसूद साहब आप बोल रहे हैं, अब ये तो मकसूद नहीं है, तो ये कहेंगे कि जी सॉरी रॉन्ग नंबर, मैं मकसूद नहीं हूँ, कॉल बंद कर देगी, वो लड़की कॉल बंद करेगी। अब ये जो साहब हैं जिनको मकसूद साहब बन के कॉल की गई है, इनके दिल में वलवले आप जागेंगे। ये टारगेट है, ये उनका शिकार है। शिकार 15-20 मिनट के बाद उसी नंबर पे रिंग बैक करेगा कि जी आपको मेरा नंबर किसने दिया। अब ये सिर्फ बात पढ़ाना चाह रहा है, वो उनकी टीम उधर बैठी हुई है पूरी, तो वो कहेंगे कि यस अब ये टारगेट हमारी तरफ चलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे बात बढ़ाई जाएगी, उसमें लंबी लंबी कॉलें होना शुरू हो जाएंगी। फिर वो लड़की दावत देगी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो ये साहब तो पहले तैयार बैठे हैं मिलने के लिए, ये उसको सादकाबाद या उधर रहीम यार खां उधर बुलाया जाएगा। वहाँ पे लड़की कहेगी कि मैं पर्दादार औरत हूँ तो मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, तो मेरी सहेली का भाई है वो आपको लेने के लिए आ रहा है, तो फिर उस मकान में आपको ले आएगा जहाँ पे मैं बैठी आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ये साहब मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ जाएंगे और वो सीधा उसको लेके क्रॉस करके गोटकी के और उधर सिंध के कच्चे के जंगलात में ले जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले बांधा जाएगा, तशद्दुद का शिकार किया जाएगा, और उसी के मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीरें और मारने की तशद्दुद की वीडियोस घर वालों को भेजी जाएंगी और उनसे तावान मांगा जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर की ख़रीदारी या सस्ती गाड़ी के ख़रीदने के बहाने भी उधर बंदे को घेरा जाएगा और घेर के उसको फिर उसी तरह अगवा करके महबूस करके घर वालों से पैसे मंगवाए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से भी और जो दूसरे इस किस्म के ज़हन रखने वाले लोग हैं कि आपको जब भी अननोन नंबर से फ़ीमेल कॉल आए तो याद रखें कि वो कॉल भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसके बाद आपका बिला ज़रूरत उससे दोबारा बात करना वो आपके लिए सिक्योरिटी के और मसाइल पैदा कर सकता है, हत्ता कि आप उसके में अगवा भी हो सकते हैं और आपके लिए तावान भी मांगा जा सकता है। तो ये पॉइंट टू बी कॉशियस है। सर आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन एक वो जो पॉइंट है ना वो मैं आपकी गुफ्तगू में ऐड करना चाहूँगी कि ये मैसेज जो है ना हम सिर्फ नौजवान तक नहीं महदूद कर सकते, तो जो उनसे थोड़ा से उम्र में बड़े भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो ये मैं उनको भी कहना चाहूँगी सर की बातों पे वो भी अमल करें। आपकी इस बात से मैं मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जो कच्चे के डाकुओं में हजरात कच्चे के डाकुओं ने वो पकड़े हैं, तो उनमें से आप हैरान होंगे कि 60, 65, 70 साल के
आशिक मिजाज बाबे भी उधर पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे फिर उनके घर वालों से तावान मांगा जाता है। तो आपकी बात ठीक है कि सिर्फ नौजवानों के लिए मैसेज नहीं है, ये 70 साल के नौजवानों के लिए भी मैसेज है जी, जो अभी अभी नए जवान हो रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अच्छा सर, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मतलब हमें शाउर तो है, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जब हम डिजिटलाइज हो गए हैं तो उसके नुकसानात भी हमें पता है, फ़ायदे भी हमें पता है। अगर स्पेसिफिकली मुझे कोई कॉल आती है, स्कैम कॉल आती है, मेरा इनाम निकला है या मुझे कोई लड़का फ़ोन कर रहा है, तो मैं थोड़ी सी अलर्ट हो जाती हूँ, कॉल बैक नहीं करती हूँ। अगर स्पेशली आपको भी आए तो आप तो माशाल्लाह आपको पता है सबका, तो आए तो आप उस तरह से उस पर नहीं अट्रैक्ट होते, या आपको पता चल जाता है किसी ना किसी तरह से ये फेक पॉइंट है यहाँ पे, या तो आपकी इंटेंशंस जो होती हैं वो आपको पॉइंट आउट कर देती है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो सर ऐसे पॉसिबल है कि आपको पता ही नहीं है कि ये हनी ट्रैप है और आप सिर्फ आशिक मिजाज के उसमें हम चलते जा रहे हैं उसके बहाव में कि क्या पता मेरा कोई काम हो जाए, ऐसे पॉसिबिलिटी है? मैं एक तो आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए आपकी सवालात की तैयारी बहुत अच्छी है। हनी ट्रैप करने वाला अगर बहुत कामयाब है या बड़ा स्किलफुल है तो उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो महसूस ही ना होने दे दूसरे को कि उसे हनी ट्रैप किया जा रहा है, या अगला बंदा बेवकूफ़ हो। अगले बंदे के बेवकूफ़ होने से ज़्यादा उस बंदे के कॉम्प्लेक्सेस बड़े अहम हैं। हाँ, बेहतर कॉम्प्लेक्सेस बड़े अहम हैं। और मैं आपको बताऊं कि हनी ट्रैप के जो शिकार होने वाले लोग हैं, आप हैरान होंगी, उसमें सीनियर ब्रोकरेट्स, सीनियर पुलिस अफसर्स भी, उसमें बड़े बड़े ताजर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं। और उसमें जो हनी ट्रैप करने वाली टीम है वो इतनी मशाक होती है, इतने काम को समझती है कि वो उस अफसर का पहले पूरी केस स्टडी करते हैं, प्रोफाइल स्टडी करते हैं और फिर उन पर वो बंदी छोड़ी जाती है कि अब आप जाके उसको ट्रैप करें और उसके ये वीक पॉइंट्स हैं, ये उसके वीक पॉइंट्स हैं। फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ, एक बड़ा ताजर है तो प्रोफाइल बनाने वाली जो ट्रैपिंग टीम है वो कहती है कि उसे अच्छा परफ्यूम बड़ा पसंद है, तो यहाँ पे जो उसको ट्रैप करने वाली बीपी जाएगी तो वो बेस्ट गुची का परफ्यूम लगा के जाएगी। एग्जैक्टली। अब उसको गुफ्तगू करने के लिए मौका मिल गया, ठीक है, यहाँ से उसकी बातचीत शुरू हो जाएगी और फिर वो उसको घेर करके अपने मकसद की तरफ ले जाएंगे। तो इसमें बेवकूफ़ की शर्त ज़रूरी नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स मुख्तलिफ़ किस्म के एहसास महरूमी या मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे के शौक़ वो उसको उस ट्रैप में ले जाते हैं। सर ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, देखा कि आफ्ताब अहमद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है हमें बताई है और हमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बजाय इसके कि आप ट्रोलिंग करें खलील साहब को, इनका मकसद जो भी हनी ट्रैप के उसमें कायदीन है उनका पर्पज़ सिर्फ उनको जानी तौर पर नुकसान करना नहीं था, उनका पर्पज़ उनकी जो अमूमी शोहरत है उसको नुकसान करना भी हो सकता है। इसके पीछे बेसिकली एक एजेंडा सेट हो सकता है जो उनके हासिदीन ने किया और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि एक एजेंडा उनका उनको बदनाम करना ही था जो कि अब वो हो रहा है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप उनको ट्रोलिंग करें या फिर आप उनको हंसी मजाक का हिस्सा बनाएं, उन्होंने इखलाकी तौर पर एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि स्टैंड लेकर वो सामने आए हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।